हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पाइलो फ्रेरे के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में बहुत कुछ नहीं है जानने को दिया हुआ, लेकिन हम लोगों ने जो भी कलेक्ट किया है उसको पढ़ेंगे कि ये नया जोड़ा गया है इस बार नेट के एग्जाम में, इसलिए उनके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी है ताकि कुछ क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकें। तो पाउलो फ्रेरे का शिक्षा दर्शन, ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। पाउलो फ्रेरे का एक कोटेशन से उन्होंने कहा कि नो वन इज बॉर्न फुल्ली फॉर्म्ड, इट इज थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड दैट वी बिकम व्हाट वी आर। मतलब पूर्ण रूप से निर्मित होकर कोई किसी भी मनुष्य का जन्म नहीं होता है, इसको हम लोग अपने अनुभव से सीखते हैं और फिर दुनिया में हम जैसे दिखते हैं वैसे हम मतलब जो हम बनते हैं वही फिर दिखते हैं संसार में। शिक्षा दर्शन के जगत में पाउलो फ्रेरे का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। उनका जन्म लैटिन अमेरिका में हुआ था 1920 में ब्राजील में। ब्राजील की आबादी सबसे घनी आबादी का देश है ब्राजील। वे अपने देश में चले साक्षरता अभियान से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। साक्षरता में लिटरेसी कैंपेन जो चला था उससे वो बहुत ज्यादा ही जुड़े हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने काम के दौरान होने वाले शोषण को देखा। जब वो देश के विभिन्न भागों में उन्होंने भ्रमण किया तो देखा काम के दौरान लोगों का कितना शोषण हो रहा है और उस समझा और उसका विश्लेषण किया। इसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिक्षा की भी राजनीति है। उनका कहना है कि शिक्षा की भी राजनीति है। जैसे राजनीति हर क्षेत्र में होती है, तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि शिक्षा की भी राजनीति होती है। जैसे राजनीति का एक क्लास होता है, वर्गीय होता है, उसी तरह शिक्षा भी वर्गीय होती है। शिक्षा का भी एक क्लास होता है। शिक्षा को जीवन की व्यवहारिक आवश्यकताओं को पाने के माध्यम या नौकरी पाने के माध्यम के रूप में देखा जाता है कि शिक्षित होकर हम नौकरी आजीविका प्राप्त करेंगे। यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? लिखना, पढ़ना, सीखना, जानकारी पाना, काम सीखना और नौकरी पाना जीवन यापन के लिए। लेकिन शिक्षा के कुछ अन्य उद्देश्य भी हैं। जैसे उनका मानना था, जैसे अनुशासन सीखना, नैतिक मूल्यों को समझना, चरित्रवान और परिपक्व व्यक्तित्व बनाना। लेकिन इन सब उद्देश्य को आजकल कम कर दिया गया, इससे कम आंका जाता है। मेन उद्देश्य हो गया है कि शिक्षा का जानकारी पाकर नौकरी पाना। पाउलो फ्रेरे की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसको हम देखें। पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड उन्होंने लिखा। ऑप्रेस्ड लोगों के लिए क्या जो लोग दमित हैं उनकी शिक्षा के बारे में। कल्चर एक्शन फॉर फ्रीडम 1970 में और पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड 1968 में। एजुकेशन फॉर कॉन्शियसनेस 1973। पेडागॉजी इन प्रोसेस 1978। The Politics of Education, Culture, Power and Liberation, A Pedagogy for Liberation 1987. Pedagogy of the City 1991. Pedagogy of Hope, Reliving Pedagogy of the Oppressed, Pedagogy of Freedom, Pedagogy of Heart. सो आप देखेंगे कि इनकी सारी किताब हैं जो उनका जो टाइटल है वो क्या बता रहा है? लिबरेशन, स्वतंत्रता की बात कर रहा है, होप की बात कर रहा है, उम्मीद, आशा की बात कर रहा है, फ्रीडम, स्वतंत्रता की बात कर रहा है। हर्ट, पेडागॉजी ऑफ हर्ट का क्या मतलब है? जो लोग दुखी हैं उनके बारे में बात कर रहा है। कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, फ्रीडम की बात कर रहा है, ऑप्रेस्ड लोगों की बात कर रहा है। तो ये सब चीज उनको बहुत प्रभावित किया और इसके लिए उन्होंने काम किया। तो वो फ्रेरे जो थे ब्राजील में 1950 और 60 के दशक में पिछड़े वर्ग के गरीब और अनपढ़ लोगों को पढ़ना लिखाना सिखाते थे। ब्राजील के राष्ट्रीय कार्यक्रम में जो था कि लोगों को पढ़ाना लिखाना सिखाना, उसमें वो काम करते थे। ब्राजील में तानाशाही सरकार के आने से उनके काम को
सरकार ने देखा कि ये तो मेरे लिए खतरा क्रिएट हो सकता है, क्योंकि लोग इससे जागरूक हो रहे हैं, इसलिए फ्राइडे को उन्होंने देश निकाला दे दिया तानाशाही सरकार ने। तो इससे क्या हुआ कि फ्राइडे जो थे वो 1960 और 70 के दशक में बहुत वर्ष बाहर स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में बिताया उन्होंने। वो ब्राजील छोड़कर चले गए और जेनेवा में रहे। उन्होंने वयस्क शिक्षा के अपने अनुभव पर कई पुस्तकें लिखी। वयस्क में वह पूरा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये वह पूरा होगा, वयस्क होता है, वयस्क नहीं होता है, वयस्क होता है, कृपया इसे सुधार लेंगे। के अपने अनुभवों पर कई पुस्तकें लिखी जिन्होंने दुनिया भर में शिक्षा विशेषज्ञों को प्रभावित किया। फ्राइडे का कहना था कि अपनी शिक्षा में वयस्कों को सक्रिय हिस्सा लेना चाहिए। शिक्षा उनके परिवेश में उनकी समस्याओं से पूरी तरह जुड़ी होनी चाहिए। मतलब वयस्कों की शिक्षा पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया ताकि वो सक्रिय हिस्सा लें और अपने परिवेश में और जो आसपास की समस्या है उनसे वो जुड़ सकें। उनका विचार था कि वयस्क शिक्षा का उद्देश्य लिखना पढ़ना सीखने के साथ साथ, वयस्क शिक्षा क्या है, बड़ों की शिक्षा है, समाज के आलोचनात्मक संज्ञाकरण है। मतलब है कि इसका क्या मतलब हुआ, आलोचनात्मक संज्ञाकरण भी ये शब्द उनके द्वारा प्रयोग किया गया, जिसमें गरीब और शोषित व्यक्तियों को अपने समाज, परिवेश और परिस्थितियों को समझने का और उसके क्या कारण है इस परिस्थिति का, उसको समझने की शक्ति मिले, ज्ञान मिले, ताकि वे अपने पिछड़ेपन और गरीबी का कारण समझें और उससे लड़ने में सशक्त हों, उसे दूर करने में सशक्त हों और अपने पिछड़ापन से वो बाहर निकल पाएं। इसके लिए उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को पढ़ाने से पहले शिक्षक को वहां पर शोध करना चाहिए और समझना चाहिए कि वहां के लोग किन शब्दों का प्रयोग करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि वहां किस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है और उनकी चिंताएं क्या है, जो लोग हैं उस एरिया के उनकी क्या चिंताएं हैं, क्या सोचते हैं और किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर शिक्षक को कोशिश करनी चाहिए कि वो जो शब्द और जो चिंता करते हैं और जो शब्दों का प्रयोग करते हैं और जो सोचते हैं उससे जुड़ी हुई शिक्षा उनको दी जाए, ताकि वो उन सब चीजों को समझ सकें और उसे, अगर कोई समस्या है तो उसे दूर करने को सोच सके। फ्राइडे की शिक्षा पद्धति को सरल रूप में समझना, उनका शिक्षा और उनकी पद्धति थी। सबसे अच्छा इस उदाहरण से समझ में आ रहा है कि वर्णमाला का क ख ग पढ़ाते समय स से सेव नहीं बल्कि सरकार या साहूकार या समाज पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये सारी चीजें उससे मतलब वहां की जनता से जुड़ी हुई है और इनसे ये उनकी चिंताएं हैं और ये उनकी समस्याएं हैं। तो इस तरह स से बने शब्द को समझाने के लिए शिक्षक इस विषय से जुड़ी विभिन्न बातों पर वार्तालाप कर सकता है और बहस प्रारंभ करता है। तो जिससे क्या होता है कि पढ़ने वालों को वर्णमाला तो सीखता ही है, स क ख ग सब सीखा, उससे जुड़े हुए शब्द से जब उन पर बहस उनके साथ वार्तालाप या बहस की जाती है तो उनसे वो सामाजिक परिस्थितियों को समझ पाते हैं और अपनी समस्याओं को का निदान भी पा सकते हैं। तो इससे उन्हें ये पता चलता है कि सरकार कैसे बनती है, कौन चुनाव में खड़ा होता है, हम क्यों वोट देते हैं, सरकार किस तरह से काम करती है, क्यों सरकार गरीब लोगों के लिए काम नहीं करती या फिर क्यों साहूकार के पास जाना पड़ता है, किस तरह की जरूरतें हैं हमारे जीवन में, ऋण की सुविधा किस तरह से होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब हम वर्णमाला के अक्षरों को इन समस्याओं के साथ जोड़ेंगे तो इन पर जब वार्तालाप होगा, बहस होगा, तो इससे उनका आउटलुक बढ़ेगा और ये समस्याओं के समाधान के विषय में वो जागरूक होंगे और उन्हें सोचने की शक्ति बढ़ेगी। तो इससे उनकी समस्याओं का समाधान भी निकलेगा। उनका मानना था कि गरीब जो पढ़ते लिखते हैं वो उनका व्यक्तिगत कार्य नहीं है, सामुदायिक कार्य है। मतलब कि वो जल्दी सीखते हैं और उनकी आलोचनात्मक यहाँ होगा, आलोचनात्मक संज्ञा का विकास होता है
जब ये सारी चीजें उनको बताई जाती है, पढ़ते हैं, तो फिर वो अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं और अधिकारों के लिए वो लड़ाई भी करते हैं। तो पाउलो फ्रेire ब्राजील के शिक्षाविद और दार्शनिक थे और क्रिटिकल पेडागॉजी के पक्षधर थे। उनकी कृति दलितों का शिक्षण बहुत प्रसिद्ध है और क्रिटिकल शिक्षण आंदोलन उनकी आधारभूत पुस्तक है। तो वो दलितों के लिए, उनकी समस्याओं के सुधार के लिए वो शिक्षा देना चाहते थे और पढ़ाई में शब्दों और वर्णमाला को इस तरह से यूज करना चाहते थे कि लोगों की दैनिक जीवन की समस्याओं से जुड़ी हों, वो वैसे शब्दों का प्रयोग हो और उनके साथ वो डिस्कशन करके उस पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकें ताकि वो अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सके। उनका विचार था कि वयस्क शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना लिखने के साथ साथ समाज का आलोचनात्मक संज्ञाकरण है, क्योंकि वो इससे गरीब और शोषित व्यक्ति अपने समाज, परिवेश, परिस्थिति क्यों ऐसी है, उसके क्या कारण है, उसको समझें, अपने पिछड़ेपन के कारण को समझें, उनकी गरीबी के कारण को समझें और उससे लड़ने के लिए सशक्त हों। इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षक को पहले वहाँ की समस्याओं को और वहाँ की परिस्थितियों को जानना चाहिए, तब उसके हिसाब से उनकी समस्याओं से जुड़ी हुई चीजों को पढ़ाना चाहिए। तो इस तरह वर्णमाला का हर वर्ण पढ़ने वाले के लिए एक नए शब्द सीखने के साथ साथ लिखना पढ़ना सीखने के साथ साथ उनको अपनी परिस्थिति समझने का भी अवसर बन जाता है। तो फ्रेire का कहना था कि वयस्क गरीबों का पढ़ना लिखना सामुदायिक कार्य है, जिससे कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। बच्चों को अफ्रीकी मूल ब्राजीली जनजाति सभ्यता के प्रति गर्व सिखाने के लिए उन्होंने विला स्पेरांसा यानी आशा घर नाम का एक संस्थान बनाया और आशा घर में स्थानीय और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को पोशाकें, कपड़ों के माध्यम से सिखाया गया। संस्कृति, ब्राजील और अफ्रीका की संस्कृतियों के बारे में उन्हें कैसे कैसे सिखाया गया, प्राइमरी से लेकर मिडिल स्कूल तक के बच्चों को। तो ड्रेसेस देके, पोशाक देके, संगीत के द्वारा, नृत्य के द्वारा, गीत के द्वारा, कहानियों के द्वारा, भोजन के द्वारा, तो ये सब उनका माध्यम था शिक्षण का, जिसके द्वारा बच्चों को उनकी संस्कृति के बारे में, मूल संस्कृति के बारे में बताया जाता था और इस संस्कृति को, सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो तरीका क्या हुआ? पहला कि वर्णमाला ऐसे होना चाहिए, वयस्कों की शिक्षा और वर्णमाला में ऐसे शब्द होने चाहिए जो कि उनकी समस्याओं से जुड़े हो, जिससे कि उनकी चेतना बढ़े और वो अपने समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करें और उन्हें नए शब्द सीखने को मिले, साथ ही साथ वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। फिर ब्राजील की सभ्यता और संस्कृति सिखाने के लिए उन्हें मिडिल स्कूल तक पोशाक, संगीत, नृत्य, गीत, कहानियां, भोजन के द्वारा संस्कृतियों को सिखाया जाए और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सुरक्षित किया जाए। फिर उनका सबसे यूनिक था प्रश्नों का विद्यालय। ये शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है फ्रेire का, जिसमें बच्चों को हर बात को प्रश्न पूछकर अपने आप समझने की शिक्षा दी जाए। इसमें क्या था कि बच्चों को कुछ भी रटने पर जोर नहीं दिया जाता था, बल्कि सभी विषय प्रश्न उत्तर के माध्यम से बच्चे स्वयं पढ़ें और समझें। तो सब जितने भी विषय थे या सब प्रश्न और उत्तर के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर मेथड होता था। विद्यालय को प्रश्नों का विद्यालय कहा जाता था। बच्चा कुछ भी सोचे और कहे उसे बहुत गंभीरता से लिया जाता था। बच्चों की बात को हल्के में नहीं लिया जाता था, नजरअंदाज नहीं किया जाता था। बच्चे केवल स्कूल की कक्षा में नहीं पढ़ते, बल्कि उन्हें प्राकृतिक, नेचुरलिज्म भी था, प्रकृति के माध्यम से भी पढ़ने और सीखने का मौका मिलता था। और स्कूल की कक्षा में क्या होता था, एक शिक्षक के साथ 8 या 10 बच्चे होते थे, ताकि हर शिक्षक हर बच्चे को विशेष ध्यान दे सके। फिर उसके बाद वहाँ कृषि विद्यालय की व्यवस्था थी, जो सामान्य विद्यालय जैसा होता था, और प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक की शिक्षा कृषि विद्यालय के द्वारा दी जाती थी। इसकी खासियत यह थी कि यहाँ के बच्चे अन्य विषयों के साथ साथ ये भी पढ़ते थे कि कृषि कैसे करते हैं और
कृषि करते समय किस किस बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सारे मवेशियों को कैसे पालते हैं, मवेशियों के लिए क्या कैसे ख्याल रखना चाहिए, ये सारा चीज तो उन्हें पशुपालन, कृषि, इसके अलावा प्रकृति के माध्यम से शिक्षा, शिक्षक प्रश्न उत्तर के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। तो करिकुलम में विषय क्या हो गया, तो कृषि, मवेशियों का पालन, उसके अलावा शब्दों का प्रश्नों के द्वारा प्रश्न उत्तर के माध्यम से पढ़ाई, प्रकृति के माध्यम से पढ़ाई, शिक्षक और बच्चों के बीच में सही सामंजस्य। तो इस तरह वर्णमाला का हर वर्ण पढ़ने के लिए नए शब्द सीखने के साथ साथ लिखना पढ़ना सीखने के साथ साथ मतलब पढ़ाई लिखाई, शब्द को सीखना, वर्ण को सीखना और साथ ही साथ उन वर्णों से ऐसे शब्दों को जानना जो उनकी परिस्थिति से जुड़ा हो, तो वो अपनी परिस्थिति को समझ पाए। फ्रेरे का मानना था कि वयस्क गरीबों का पढ़ना लिखना व्यक्तिगत कार्य नहीं है, मतलब वो अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि सामुदायिक कार्य है, क्योंकि उससे वो अपने अधिकारों को के लिए लड़ाई करते हैं। अच्छा, ये तो कुछ पाउलो फ्रेरे का विचारों का दुनिया भर में ग्रामीण विकास, शिक्षा, मानव अधिकारों के लिए लड़ाइयां जैसे क्षेत्रों पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनके विचार केवल तर्कों पर नहीं बने थे बल्कि उनका जीवन रोजमर्रा के जीवन पर आधारित, ठोस अनुभव पर आधारित थे। तो ये ग्रामीण विकास, शिक्षा और मानव अधिकार के लिए, मनुष्यों को उनके अधिकार दिलाने के लिए उनका शिक्षा दर्शन था, और जिसमें करिकुलम में उन्होंने कृषि और मवेशियों की शिक्षा, वर्णमाला के द्वारा जीवन से जुड़ी समस्याएं, शिक्षा और प्रकृति से शिक्षा, शिक्षक और छात्र के बीच में निकट संबंध, ये सारी चीजें फ्रेरे की शिक्षा दर्शन में आता है। तो ये बहुत छोटा सा है और ये बस आपको इससे अवगत होना है, कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ना हो कि फ्रेरे का नाम ही नहीं सुना। तो ये इनके दर्शन थे जो संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।